नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और बीएनबी में आज जिस बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं वो न्यायपालिका से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज ही हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है और साफ तौर पर कहा है कि ये खतरे की घंटी है। इसलिए कहा है क्योंकि उसने अपनी टिप्पणी में साफ तौर पर यह भी कहा कि बहुत बड़ी संख्या में जो अपराधी हैं वो वकील बन रहे हैं और उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यानी कि ये वकालत के पेशे पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि चिंता भी है और चुनौती भी है। तो हाई कोर्ट ने आज इस टिप्पणी में साफ कर दिया कि और खासतौर से जो बार काउंसिल है उनकी जिम्मेदारी भी एक बार तय करने की कोशिश की जा रही है कि जो बार काउंसिल है जो बिना किसी बैकग्राउंड देखे, हाईकोर्ट ने कहा कि आखिर आप जब लाइसेंस जारी करते हैं किसी भी वकील का, तो क्या आप उसका बैकग्राउंड देखते हैं कि उस पर कितने मुकदमे, वो पहले से कोई अपराधी तो नहीं है। और ऐसे कई बड़े मामले, कई बड़ी कहा जा सकते हैं जो संख्या है वकीलों की, ऐसी संख्या है जिन पर पहले से ही बड़े मामले हैं और वो वकील बने हुए, वो वकालत कर रहे हैं, वो दूसरों को न्याय दिलाने का कहा जा सकता है कि एक कड़ी बने हुए जिन पर खुद ही बड़े आपराधिक मामले दर्ज है। और इसीलिए हाईकोर्ट ने यह चिंता जाहिर की है। और वैसे 2002 में बिल्किस बानो वाला एक मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि यह बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है कि न्याय के बीच में जो एक बड़ी कड़ी के रूप में वकील होते हैं उनमें जो बड़े अपराधी हैं, जो अपराधी हैं वो वकील बनते जा रहे हैं और उसी की आड़ में एक बड़ा गठजोड़ बनता है। तो कई बड़े सवाल उठते हैं कि क्या यह कानून, और कहा जा सकता है कि अपराधियों के बीच में एक बड़ा गठजोड़ है। कि दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो न्याय पाने वाला होता है, जो मुवक्किल होता है, जो कहा जा सकता है कि कोर्ट की तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देखता है, लेकिन अगर उसके बीच में ऐसे ही अपराधी बने जो न्याय वकील हैं वो शामिल हो जाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो न्याय पाने का कहा जा सकता है समय सीमा है, न्याय में भी बाधा आती है। तो सबसे पहले बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आज हम देख लेते हैं कि हाई कोर्ट के दो बड़े जो न्यायमूर्ति हैं उन्होंने अपनी इस टिप्पणी में क्या कुछ कहा है, क्योंकि यह एक बड़ी चिंता भी है और चुनौती भी। और इसीलिए हाईकोर्ट ने अलार्मिंग शब्द का प्रयोग किया है। आप देख सकते हैं कि न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर और न्यायमूर्ति एस डी सिंह ने साफ तौर पर कहा कि यूपी बार काउंसिल आपराधिक केस वाले व्यक्ति को ना दे लाइसेंस। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। इस पर तो आप देख सकते हैं कि ये फार्म में आपराधिक जानकारी देना अनिवार्य है, उन्होंने साफ तौर पर कहा। तो ये जो दो न्यायमूर्ति इन्होंने आज एक बड़ी टिप्पणी की और इस टिप्पणी में साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये एक बड़ी चिंता भी है और चुनौती भी हो, क्योंकि इनकी जो संख्या है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गुमराह करके कोई भी वकालत का लाइसेंस ना लेने पाए। और इसीलिए बार काउंसिल की जो जिम्मेदारी है वो कई गुना अब और अधिक बढ़ जाती है। अगर कोई वकील वकालत लेने के लिए, वकालतनामा लेने के लिए, कहा जा सकता है जो लाइसेंस लेने के लिए तथ्य छुपाता है, अपनी जानकारी नहीं देता है, तो उसका लाइसेंस भी तुरंत रद्द कर देना चाहिए। विधि व्यवसाय ही नहीं, समाज के लिए घातक है। यह भी एक बड़ी टिप्पणी है कि जो न्याय विधि व्यवसाय है, यानी कि जो वकालत एक पेशा नहीं, एक समाज के लिए भी घातक बन जाता है जब ऐसे लोग वकालत में शामिल हो जाते हैं जिन पर कई बड़े मामले, कई बड़े मुकदमे, कई आपराधिक मुकदमे जो हैं पहले से ही दर्ज होते हैं। इसके साथ साथ बिग न्यूज बिग एनालिसिस तो इस बात का भी विश्लेषण जरूर करेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश की बात करें या देश की बात करें तो वकीलों की संख्या कितनी, और इसमें खासतौर से ऐसे जो वकील हैं उनकी संख्या कितनी है। इस पर बात करने के हमारे साथ खास मेहमान, हमारे साथ उनका परिचय करा दें। हमारे साथ रणविजय सिंह जी हैं, हाईकोर्ट के वकील हैं। रणविजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल यही कि अगर ऐसे लोग वकालत में आते हैं तो क्या इससे न्याय बाधित होता है, न्याय पाने में देरी होती है? क्योंकि हाईकोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है और इससे पहले कई बार सुप्रीम कोर्ट भी इस पर क्वेश्चन मार्क सवाल उठा चुका है कि आखिर जो अपराधी होते हैं वो वकालत का सहारा क्यों लेते हैं और बड़ी संख्या में वकील भी बन रहे हैं। इसका कारण यह है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है उसकी मुख्य वजह यह है कि माननीय न्यायालय की मंशा ये है, और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के जो नियम हैं उनके तहत भी, कि किसी भी अधिवक्ता को अपना पंजीकरण कराने से पूर्व एक फॉर्म भरना होता है, उसमें अपना पूरा विवरण देना होता है, और अगर कोई आपराधिक मामला उसके खिलाफ पंजीकृत है तो उसकी भी सूचना देनी होती है। और अगर इन तथ्यों को छिपाकर, या कोई बड़े गंभीर अपराध का आरोपी अपने इन तथ्यों को छिपाकर और अपने आप को एक अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत कराता है तो माननीय न्यायालय ने कहा एक गंभीर विषय है और ऐसे आपराधिक तत्वों को इस पेशे से, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि व्यवसाय होता है, लोगों को न्याय दिलाने का कार्य होता है, इससे ऐसे लोगों को दूर रखा जाए। बिल्कुल। और आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा
24A ये साफ तौर पर यही बताती है कि कौन से लोग वकील बन सकते हैं। एक बार हम ग्राफिक्स के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये धारा जो अधिवक्ता है, जो वकील बनने की पूरा प्रोसेस, जो बार काउंसिल जो है वो लाइसेंस देते हैं, वो इसी के तहत देते हैं। और उस फॉर्म को भरने में भी जो वकील हैं उनको बताना पड़ता है कि कहीं कोई बड़ा मुकदमा तो नहीं। देश के धारा 33 के तहत देश के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर धारा 33 की अगर हम बात करें, अधिवक्ता कोर्ट की महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि न्याय दिलाने में जो न्याय पाने की उम्मीद में आखिर कोर्ट पहुंचता है, तो उसके बीच में जो कड़ी, सबसे बड़ी कड़ी होती है, वो वकील होते हैं। और इसीलिए ये मामला बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24 से क्या कहती है? ये जघन्य अपराध है, दोषी को 2 साल बाद ही नामांकन होगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिस पर आपराधिक मामले, तो तुरंत उसे उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। वो जब अपराध मुक्त हो जाएगा, उसके 2 साल बाद ही उसको वकालत का लाइसेंस मिलेगा। 60 धाराएं हैं, 7 भागों में बांटी गई, और सब में पूरा कहा जा सकता है कि एक ब्यौरा दिया गया है कि आखिर कैसे किस को लाइसेंस दिया जा सकता है। व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, 21 साल की उम्र से अधिक होना चाहिए। ये जो कुछ नियम है, लेकिन हाई कोर्ट की टिप्पणी, लगातार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी चिंता व्यक्त करती है। और खासतौर से जब हम उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की बात करते हैं, जहां पर वकीलों की संख्या की अगर बात करें तो लगभग 4.5 लाख से अधिक वकील अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। पूरे देश में वकीलों की संख्या की बात करें तो लगभग 14 लाख से अधिक वकील। और ऐसे में कोई बड़े जो अपराधी हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो वकालत का सहारा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं न्याय भी जो है वो प्रभावित होता है। रणविजय जी, क्या लगता है कि आपको, क्या ये जो काउंसिल है, जो बार काउंसिल है, इनकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है जब ऐसी टिप्पणी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आती है? तो बार काउंसिल, प्रत्येक राज्य में एक बार काउंसिल की स्थापना है। अपने उत्तर प्रदेश में भी बार काउंसिल, उत्तर प्रदेश का कार्यालय इलाहाबाद में है। LLB की डिग्री लेने के बाद यदि किसी व्यक्ति को विधि व्यवसाय में आना है, तो सबसे पहले वो अपना पंजीकरण बार काउंसिल में, संबंधित राज्य की बार काउंसिल में कराता है। और बार काउंसिल की ये जिम्मेदारी है कि वो फिल्टर करे और देखे कि कोई आपराधिक तत्व इस व्यवसाय में ना आने पाए। उसके लिए बाकायदा फॉर्म भरते समय एक एफिडेविट भी लिया जाता है, और फॉर्म में बहुत सारी सूचनाएं दी जाती हैं। लेकिन समस्या ये है कि ऐसा प्रतीत होता है कि बिना उनका परीक्षण किए, बिना उन तथ्यों को वेरीफाई किए, फॉर्म भरते ही जब अगली मीटिंग होती है उसमें उनको रखा जाता है, और उनको ये मानते हुए कि जो एफिडेविट दिया गया है वो सही होगा, और उनको विधि व्यवसाय का तो प्राथमिक जिम्मेदारी रणविजय जी बार काउंसिल की है? जी बिल्कुल बार काउंसिल की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार किसी भी सरकारी सेवा में आने से पूर्व व्यक्ति का चरित्र परीक्षण कराया जाता है संबंधित थाने से, उस जिले से, और ये देखा जाता है कि कोई आपराधिक मामला तो इनके खिलाफ पंजीकृत नहीं है। इसी प्रकार अगर कोई व्यवस्था बार काउंसिल भी करे तो मुझे लगता है कि आपराधिक तत्वों को इसमें आने से रोका जा सकता है। बिल्कुल, आपराधिक तत्वों को इसमें आने से रोका जा सकता है, और यही प्रयास किए गए, और यही टिप्पणी भी कहती है, क्योंकि एक बड़ी चिंता भी और चुनौती भी है, खासतौर से जब हम न्याय की बात करते हैं, क्योंकि न्याय दिलाने के बीच में वकील जो है महत्वपूर्ण कड़ी है। और ऐसे में ये बेहद अहम हो जाता है कि ऐसे लोग खासतौर से वकालत के पेशे में न पहुंचे, जो पहले से, जिन पर कई तरीके के आपराधिक मामले दर्ज हैं, और वो खुद वकील बने हुए। इसमें कहीं ना कहीं कई चीजें सामने आती हैं। कुछ और देख लेते हैं कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 49(1)(c) क्या कहता है। ये कहता है कि जो वकील हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय की गई है, वो सेवा से मुकर नहीं सकते। जो मुवक्किल है, यानी कि जो न्याय के लिए पहुंचा है कोर्ट, वो जो वकील है वो पूरी बात सुनेगा, स्वयं पेश नहीं हो सकते जिसमें वे गवाह है। तो ये कुछ जिम्मेदारियां भी वकीलों की तय की गई हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि इन जिम्मेदारियों से दूर ही नजर आते हैं। क्लाइंट की जो बात है वो पूरी सुनना चाहिए। क्लाइंट का हित पहले, यानी कि न्याय दिलाना सबसे पहले सर्वोपरि है किसी भी वकील के लिए। किसी भी स्थिति में कोई गवाह या सामग्री जो है नहीं छिपाई जा सकती। तो ये कुल मिलाकर एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 49(1)(c) के तहत पूरा परिभाषित किया गया है। क्लाइंट की जानकारी किसी और को नहीं साझा की जा सकती। तो पूरा परिभाषित किया गया कि आखिर एक वकील की जिम्मेदारी क्या है। वकील अदालती लड़ाई को लंबा ना खींचे। अक्सर देखा जाता है कि तारीख पे तारीख के पीछे सबसे बड़ी अगर कोई बड़ी वजह हो जाती है, तो अक्सर ऐसे वकील होते हैं जो पहले से ही कहा जा सकता है कि किसी भी बड़े आपराधिक मामले में लिप्त है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वकालत सिर्फ अपने आप को बचाने का कहा जा सकता है एक
सहारा ले रखा है। रणविजय जी, क्या आपको लगता है कि जो जिस तरीके से वकीलों के भी नियम काफी तय और अक्सर देखा गया कि वकीलों के चक्कर में भी जो मामले हैं बहुत लंबे खिंचते हैं, इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगने की जरूरत है, जागरूकता लाने की जरूरत है? बिल्कुल, इस पे जागरूकता लाने की जरूरत है। जो अभी आपने कहा कि वादकारी का हित सर्वोपरि। पुराने समय में कोर्ट में एक तख्ती लगी होती थी जिसपे लिखा होता था कि वादकारी का हित सर्वोपरि। हमें लगता है कि हमारा जो ये सिस्टम है धीरे धीरे इस व्यवस्था से थोड़ा सा दूर हो रहा है, क्योंकि आए दिन हड़तालें होती रहती हैं और वकीलों और कई बार तो निचली अदालतों में ये भी देखने को आया है कि कुछ अधिकारियों के और वकीलों के बीच भी विवाद, इसकी वजह से न्यायिक प्रक्रिया ठप सी हो जाती है। तो इसकी वजह से जो मेन जो लिटिगेंट है जिसके लिए सारी व्यवस्था बनाई गई है, हमें लग रहा है कि उसका हित प्रभावित होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मुझे लगता है कि जो हमारा अधिवक्ता समाज है उसी को सबसे पहले आगे आना चाहिए और हमारी बार काउंसिल को इस पर कुछ कठोर निर्णय लेने चाहिए कि आपराधिक तत्व के लोग इस व्यवस्था में न शामिल होने पाए, क्योंकि वो अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने के बाद अपने जो किए गए अपराध को छिपाने का प्रयास करते हैं और अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगते हैं। कई बार ऐसी भी देखने को आया है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ पहल होनी जरूरी है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मुझे लगता है इसमें कुछ जरूर सुधार आएगा। बिल्कुल, हाईकोर्ट की टिप्पणी इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हाईकोर्ट ने एक शब्द का प्रयोग किया कि अलार्मिंग समय है, ये खतरे की घंटी है कि ऐसे लोग अगर जो पहले से आपराधिक प्रवृत्ति के हैं या जिन पर कई बड़े मुकदमे चल रहे हैं वो वकालत करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं न्याय प्रभावित होता है और जो गठजोड़ की बात होती है वो भी कहीं ना कहीं बाहर निकल के आती है। लेकिन जब हम वकालत की बात करते हैं, वकीलों की बात करते हैं, तो एक बड़ा आंकड़ा ये भी देख लेते हैं कि देश भर में कितने वकील हैं, उत्तर प्रदेश में कितने वकील हैं, क्योंकि वकीलों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और अब ज्यादा चिंता हो गई है जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है। वकील की वकालत जल्द न्याय की चाहत। हर साल अगर हम देखें तो हर साल कानूनी जो स्नातक लगभग 78,000 नए युवा वकील कहा जा सकता है कि लॉ का कोर्स करके बाहर निकलते हैं। भारत में कितने वकील? लगभग 14 लाख की संख्या है। एक और भी समस्या आती है कि वकीलों की बार बार हड़ताल पर नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि वकील जब हड़ताल पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं न्याय प्रभावित होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव भी दिए कि शिकायत दर्ज करने के लिए समिति का गठन हो। अगर वकीलों को कोई समस्या है, कोई उन्हें शिकायत देनी है, तो उसके लिए एक समिति का गठन हो। न्यायिक और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वकील हड़ताल पर चले जाते हैं तो जो न्याय पूरी प्रक्रिया है ये बाधित हो जाती है, रुक जाती है, ठप सी हो जाती है। भारत में कितने वकील? 14 लाख। महिला वकील देश में लगभग 15% है जो महिला वकीलों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में अकेले लगभग 4 लाख से अधिक जो है वो वकील हैं। रणविजय जी, कैसे देखते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश ठीक है बड़ी आबादी वाला राज्य है, लेकिन वकीलों की संख्या भी 4 लाख है। क्या आपको लगता है कि कम है या ज्यादा है या फिर लगातार ऐसे ही वकील सामने आ रहे हैं? प्रदेश की आबादी को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस तरीके से जो नए युवा वर्ग इस विधि व्यवसाय की ओर अग्रसर हो रहा है, मुझे लगता है कि ये जो 14 लाख की संख्या है पूरे देश में, ये संख्या अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और इसके साथ साथ केसेज की भी संख्या बढ़ रही है। तो उस अनुपात में देखा जाए तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ ये संख्या एक ऐसे वर्ग की है जो बहुत प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है और ये संख्या बढ़ना एक शुभ लक्षण है। इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस संख्या के बढ़ने से कोई समस्या है। अगर अच्छे लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे और न्यायिक व्यवस्था में वो सहयोग करेंगे तो इस देश की जनता को सुलभ और त्वरित न्याय प्राप्त होगा। एक और बड़ा सवाल उठता है, अक्सर उठता है ये, और इस पे चर्चा भी होती है कि अक्सर देखा जाता है कि ये वकील जो है हड़ताल पर चल जाते हैं और ऐसे न जाने कितने लोगों के काम जो न्याय पाने की उम्मीद से कोर्ट में पहुंचते हैं उनको और लंबा इंतजार करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार अपने वर्डिक्ट में, अपने टिप्पणी में कह चुका है कि वकील जो है हड़ताल पर नहीं जा सकते क्योंकि इससे सीधे तौर पर न्याय प्रभावित होता है। क्या इसमें भी जो बार एसोसिएशन है उनको और आगे पहल करने की जरूरत है? बिल्कुल पहल करने की जरूरत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत बार इस बात को कहा है कि अधिवक्ताओं को हड़ताल पे जाने का कोई अधिकार नहीं है। एक बार जब आप वकालतनामा साइन करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी अपने क्लाइंट के प्रति होती है। सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी है कि आपके अपने क्लाइंट के प्रति जवाबदेह हैं। आप उससे एक फीस लेते हैं, आप उस
के वाद को त्वरित निस्तारण में सहयोग दें। आप स्वयं हड़ताल पे अगर चले जाते हैं तो एक तरीके से आप अपने कर्तव्यों से विमुख होते हैं, और मुझे लगता है कि इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है और बार काउंसिल और बार एसोसिएशन को इस पर आगे बढ़ के कार्य करना चाहिए। एक और आंकड़ा जो है कि महिलाओं की संख्या काफी कम है। क्या आपको लगता है महिलाएं, जो युवा महिलाएं हैं, वो उनको भी आगे आने की जरूरत है? क्योंकि महिला से जुड़े जो मामले हैं उनकी संख्या ज्यादा बढ़ रही है न्यायालयों में। ऐसे में महिला अगर वकील ऐसे मामले सुनती तो हमें लगता है कुछ ज्यादा ही उसका लाभ मिल सकता है। जी बिल्कुल। अभी तक एक ये धारणा थी कि विधि व्यवसाय में महिलाओं की संख्या बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे युवा वर्ग इसकी ओर आकर्षित हो रहा है और संख्या बढ़ रही है। ऐसा नहीं है, पहले तो बहुत कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे महिलाओं की संख्या बढ़ रही है और वो अच्छी है। आप यहाँ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक देखेंगे, बहुत अच्छे महिला अधिवक्ता भी आपको मिलेंगे। हमारे यहाँ उच्च न्यायालय में भी हैं, जनपद न्यायालय में भी देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ, संख्या अभी कम है, इसको और ऊपर बढ़ने की जरूरत है। एक चीज और, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा अगर उठता है तो चाहे हड़ताल को लेकर हो या हाईकोर्ट की टिप्पणी हो या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हो, वो बार काउंसिल पर उठता है, क्योंकि लाइसेंस भी जारी करते हैं। हड़ताल की जब भी बात आती है तो वहीं से उसकी शुरुआत होती है। बार काउंसिल की जिम्मेदारी और अब बढ़ गई, जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों। बिल्कुल। देखिए, बार काउंसिल तो हमारी मातृ संस्था है। बार काउंसिल ही हमें विधि व्यवसाय करने का प्रमाण पत्र देती है और बार काउंसिल ही समस्त जो बार एसोसिएशन है उनको पंजीकृत करती है और उनके जो संचालन के लिए आंतरिक नियम है वो भी बनाने की पावर जो है बार काउंसिल की ही है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बार काउंसिल की है कि इन सारी समस्याओं से निजात कैसे पाया जाए और कैसे नियम कानून में कुछ बदलाव की अगर ज़रूरत है बदली हुई परिस्थितियों में तो वो किया जाए। और जो मुख्य उद्देश्य अधिवक्ताओं का है कि लोगों को न्याय दिलाना, तो त्वरित न्याय, सस्ता न्याय बिल्कुल कैसे प्राप्त हो, इसके लिए बार काउंसिल को ही पहल करनी होगी, तभी इसमें सुधार आ सकता है। ट्रेनिंग की अगर बात करें, जो नए युवा आ रहे हैं कोर्स करके, क्योंकि 78,000 से अधिक अगर हर साल देश भर से जो युवा हैं वो लॉ का कोर्स करके वकील बनने की राह की तरफ आगे बढ़ते हो, क्या आपको लगता है कि ऐसे युवाओं को पहले भी एक ट्रेनिंग देने की जरूरत है? जो रिटायर्ड जस्टिस हैं या बड़े जो वकील हैं वो अगर ट्रेनिंग दे या फिर उनको एक सेमिनार ले तो शायद कुछ बदलाव लाया जा सकता है। देखिए, हमारे यहाँ विधि व्यवसाय में एक सिस्टम चला आ रहा है शुरू से कि जो ट्रेनिंग होती है, जब कोई नया अधिवक्ता विधि व्यवसाय में आता है तो एक सीनियर की खोज करता है, उस सीनियर के चैम्बर में जाता है काम करता है और उनके साथ थोड़े दिन काम करके वो चीज़ों को सीखता है। हाँ, सेमिनार वगैरह जरूर होने चाहिए जिसमें जो भी प्रबुद्ध वर्ग के जो अच्छे अधिवक्ता हैं और रिटायर्ड माननीय न्यायमूर्तिगण हैं या जो लोग उसमें भागीदारी करें और वो अपने चीज़ों को बताएंगे, तो उससे अधिवक्ताओं को अपने विधि व्यवसाय करने में सहूलियत मिलेगी। लेकिन जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, तो ट्रेनिंग के लिए तो ये है कि एक बेहतर अधिवक्ता कोई सीनियर आप चुनेंगे, उसके चैम्बर में जाएंगे, धीरे धीरे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को सीखेंगे, तो ये एक सतत प्रक्रिया है, आदमी सीख जाता है। लेकिन कुछ अगर व्यवस्था इस तरीके की बार काउंसिल कर सके तो उससे नए अधिवक्ताओं को बहुत महत्वपूर्ण लाभ होगा। बिल्कुल, नए अधिवक्ताओं को बहुत महत्वपूर्ण, बहुत लाभ हो सकता है। और लेकिन जो टिप्पणी अभी निकल के आई है वो अपने आप में ये बताती है कि ये एक बड़ी चिंता का विषय धीरे धीरे बनता जा रहा है, क्योंकि लगातार ऐसे वकीलों की संख्या जिन पर बड़े मामले, आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन उन्हें बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन उनका करता है, उन्हें लाइसेंस देता है। और अब इसीलिए हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट भी 2002 के अगर मामले से देखें तो 2002 के मामले से ही लगातार ऐसी टिप्पणी करता आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि न्याय के बीच में सबसे बड़ी जो कड़ी है ये वही वकील होते हैं। ये वकील जो हैं वो मुवक्किल को जो न्याय पाने की उम्मीद में कोर्ट पहुंचता है उसको न्याय तक ले जाने तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर ऐसे मामले, ऐसी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। रणविजय जी, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आज हमने बात की कि किस तरीके से हाईकोर्ट की टिप्पणी आने वाले दिनों में बार काउंसिल को लेकर कैसे जो बार काउंसिल हैं वो किस तरीके से वो सतर्क होते हैं, आने वाले दिनों में उन पर कितनी जिम्मेदारी बढ़ती है, जवाबदेही बढ़ती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी जरूर की है। तो बिग न्यूज बिग एनालिसिस आज बस इतना ही। कल फिर किसी अच्छे विषय के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।